यानी कि जब भी आपको कोई तकलीफ हो, जब भी आपको कोई धोखा मिले, सोना मोना रोना से आपकी अगर बात ना हो तो क्या होता है कि लेक्राइमल ग्रंथि बोलती है कि बेटा अब मेरी बारी आ गई है बाहर आने की। तो लेक्राइमल ग्रंथि किसको बाहर लेकर के आती है? आंसू को। तो आंसू के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? लेक्राइमल। तो इसलिए सोना धोना जो भी है तुम्हारा रोना, उनसे जब बात ना हो, जब आपकी लड़ाई हो जाए तो क्या होता है? लेक्राइमल ग्रंथि को लग जाता है कि अब मेरा नंबर आ गया है, अब मुझे क्या करना है? मुझे आंसू को बाहर लेकर के आना है, आंसू बना करके बाहर ले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये लेक्राइमल ग्रंथि उसके लिए जिम्मेदार है। ये वाला रोज सोमेटोट्रोफिक हार्मोन को बोला करो, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भाई साहब प्लीज तुम ज्यादा बढ़ जाओ मेरे अंदर। अगर तुम बढ़ोगे, तुम बाहर आओगे, तब जाकर के मैं जो है दुनिया से बाहर आऊंगा, यानी मैं खुद लंबा आऊंगा। वो व्यक्ति जो है किससे प्रार्थना करे? भगवान के साथ साथ सोमेटोट्रोफिक से भी प्रार्थना करे कि सोमेटोट्रोफिक प्लीज अब तो जो है आप बाहर आइए और हमें जो है बढ़ाइए। तो दोस्तों वैसे भी अपनी फैमिली बहुत छोटी है, उसमें से निकू चौधरी जी है, उन्होंने डिमांड करी थी कि सर अगली क्लास के अंदर आप चीकू को जरूर लेके आना। तो चीकू है, इसके घर से निकाल के लाया मैं इसे। चीकू बेटा हाय कर दो, निकू जी को हाय कर दो, हाय 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 हाय। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे क्लास की ओर। दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। इस क्लास के अंदर हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम बहिस्रावी तंत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए बहिस्रावी और अंतःस्रावी तंत्र के अंदर अगर आपको इनमें अंतर पता नहीं चलेगा तो आप सोचते ही रह जाएंगे सर एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, ये काम क्या करते हैं। देखिए बहिस्रावी जो है ये यहाँ पर नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, और अगर अंतःस्रावी की बात करूँ तो नलिका विहीन है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियां है जिसमें नलिका होगी। जिस प्रकार से हमारे कुएं से खेत तक पानी ले जाने के लिए बीच में पाइप लगाने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाने के लिए, तो इसी प्रकार यहाँ पर इस एंजाइम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नलिका युक्त यानी नलियों का सहारा लिया जाएगा। किसमें? बहिस्रावी। तो बहिस्रावी को याद रखने का तरीका नलिका युक्त होती है, और बहिस्रावी ग्रंथियों में कौन सा क्या स्रावित होता है? तो एंजाइम स्रावित होता है। इसी प्रकार से अंतःस्रावी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये नलिका विहीन है, कोई नलिया नहीं है, इसके अंदर हार्मोन का स्रवण होता है, ध्यान रखना है। तो बहिस्रावी के अंदर एंजाइम का स्रवण होता है, और यहाँ पर अंतःस्रावी के अंदर यहाँ पर हार्मोन का स्रवण होता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां हैं बहिस्रावी में और अंतःस्रावी के अंदर। तो मोटे मोटे तौर पर अगर इसमें हम पढ़े यहाँ पर, तो पसीने के लिए जो ग्रंथि है हमारी संवेदी ग्रंथि, ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आंसू के लिए है लेक्राइमल ग्रंथि, यानी कि जब भी आपको कोई तकलीफ हो, जब भी आपको कोई धोखा मिले, सोना मोना रोना से आपकी अगर बात ना हो तो क्या होता है कि लेक्राइमल ग्रंथि बोलती है कि बेटा अब मेरी बारी आ गई है बाहर आने की। तो लेक्राइमल ग्रंथि किसको बाहर लेकर के आती है? आंसू को। तो आंसू के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? लेक्राइमल। तो इसीलिए सोना धोना जो भी है तुम्हारा रोना, उनसे जब बात ना हो, जब आपकी लड़ाई हो जाए तो क्या होता है? लेक्राइमल ग्रंथि को लग जाता है कि अब मेरा नंबर आ गया है, अब मुझे क्या करना है? मुझे आंसू को बाहर लेकर के आना है, आंसू बना करके बाहर ले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये लेक्राइमल ग्रंथि उसके लिए जिम्मेदार है। या पित्तरस यकृत, हमने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ ही लिया है कि यकृत लीवर जो है किसका यहाँ पर कौन से एंजाइम का स्रवण करेगा? तो पित्तरस का करेगा। ठीक है दोस्तों, दुग्ध जो है स्तन ग्रंथियों के द्वारा। देखिए दुग्ध जो है स्तन ग्रंथियां, यानी कि जो जानवर है कोई भी अपने बच्चों को जो दूध पिलाता है उनमें कौन सी स्तन ग्रंथियां होती, तभी जाकर के दूध का निर्माण होता है। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये स्तनधारी जो आप बात कर रहे हैं कि स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो क्या सर हम जो ये इनमें जो मनुष्य हैं यानी कि जो आदमी है क्या ये भी स्तनधारी में आएंगे? अरे बाबा बिल्कुल आएंगे। स्तनधारी जो है महिला भी होती है, पुरुष भी होता है, लेकिन फर्क क्या रहता है कि महिलाओं के अंदर स्तन ग्रंथियां होती है और पुरुषों के अंदर नहीं होती। तो स्तन ग्रंथियों से क्या है, उनमें विकास हो जाता है स्तन का, और हमारे पुरुषों में विकास नहीं हो पाता है, इसीलिए। ठीक है ना, लेकिन आते हैं हम स्तनधारी के अंदर, ये ध्यान रखना। अरे भाई खुद समझो यार, स्तनधारी के अंदर नहीं आएंगे तो किस में जाएंगे? क्या उभयचर हो क्या? पानी में रह सकते हो क्या आप? या कहीं उड़ सकते हो क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, हम स्तनधारी के अंदर ही आएंगे। डाउट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब तेल है ये सीबेशियम। देखिए सीबेशियम, यह भी मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र के अंदर पढ़ाया था कि तेल जो है निकलता है सीबेशियम ग्रंथि से निकलता है, जिसको सीबम भी बोलते हैं तेल को, यानी कि सीबम निकलना। सुबह सुबह जब आप उठते हैं देखते हैं कि यहाँ पर आपके ये तेल की तरह चिपचिपा हो रहा है नाक पे गाल पर, तो ये कौन सा है? वो सीबम होता है। और ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है? सीबेशियम से। ठीक है दोस्तों, टाइलिन जो है लार ग्रंथि, यानी टाइलिन एंजाइम जो हमारे लार ग्रंथि से निकलता था। ये तो हो गया बहिस्रावी की बात, लेकिन हमें इस क्लास के अंदर बात किसकी करनी है? हार्मोन्स की, यानी कि अंतःस्रावी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर एक पीयूष ग्रंथि है, फिर पीनियल ग्रंथि है, थायराइड है, पैराथायराइड, एड्रिनल और थाइमस ग्रंथि। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे मजा आएगा? सर मजा तो ऐसे मुझे पता नहीं आएगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, SNR बचपन में सीखा है, SNR आ से आम, उसी प्रकार से अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि भाई पीयूष ग्रंथि, पीयूष भाई साहब कोई होते हैं, पीनियल भाई साहब भी कोई होते हैं, थायराइड भाई साहब है, और पैराथायराइड और एड्रिनल और थाइमस, ये सारे भाई साहब इस प्रकार से होते हैं। सिर्फ नाम आपको दिमाग में ध्यान रखना है, याद भी नहीं रखना है। क्यों?
हर एक के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। देखिए ग्रंथियों का काम क्या होता है, हार्मोन्स निकाले कि हमारे शरीर को किस प्रकार से इफेक्ट करेगी। और हाँ, सबसे पहले अगर मैं बता दूं, ये हार्मोन जो है, हार्मोन का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर की उपापचयी क्रिया है, जैसे कि शरीर में विकास वृद्धि करना या जनन तंत्र में विकास वृद्धि करना, ये सारे जो होते हैं ये हार्मोन्स के कारण होते हैं, ध्यान रखना। और एंजाइम क्या करता है कि कोई भी हमारे शरीर में कोई क्रिया हो रही है इसको गति देने का कार्य करता है। जैसे भोजन को पचाने के लिए क्या है, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। तो ग्रंथियों के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर थोड़ा हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हार्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ग्रंथियों में पढ़ाऊंगा। जितनी भी पीयूष ग्रंथि है, आपके थायराइड, पैराथायराइड, जब भी पढ़ाऊंगा हार्मोन्स हार्मोन्स बोलूंगा, आप बोलेंगे क्या सर आप हार्मोन्स बोल के पका रहे हैं, यहाँ पर हार्मोन्स का मतलब ही नहीं पता है हमें। तो हार्मोन्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अभी शुरू के अंदर हमने बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी के बारे में बात करी थी। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है कि बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों का मिक्स होती है, यानी कि एंजाइम भी छोड़ती है और हार्मोन्स भी छोड़ती है। उन ग्रंथियों के बारे में यहाँ बात करते हैं, फिर हार्मोन्स के बारे में बात करें। देखिए यहाँ पर मिश्रित ग्रंथियां जो है, मिश्रित ग्रंथियां कहलाती, जो एंजाइम भी छोड़ रही है, हार्मोन भी छोड़ रही है। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका अग्नाशय। अग्नाशय पेनक्रियास, पेनक्रियास के अंदर देखिए बहिस्रावी के अंदर हमने देख लिया एंजाइम वाला, पेप्सिन, रेनिन, इस प्रकार से क्या करता था, पाचन की सहायता करते हैं। लेकिन अगर अंतःस्रावी की बात करूँ, अगर हार्मोन्स की बात करूँ, तो यहाँ पर लैंगरहिल्स जो द्वीप समूह है उनकी 3 कोशिकाएं हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और यहाँ पर गामा कोशिका। अब ये तीनों कोशिकाओं से अलग अलग हार्मोन्स जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगोन, ठीक है दोस्तों, अल्फा कोशिका है इससे ग्लूकेगोन हार्मोन्स निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और गामा कोशिकाओं की बात तो सोमेटोस्टेटिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, आपके ल्यूसेंट के अंदर सिर्फ अल्फा बीटा ही दिया हुआ है, इसके अंदर ना ये दिया हुआ है और लैंगरहिल्स द्वीप समूह भी नहीं दिया हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि लैंगरहिल्स द्वीप समूह में अल्फा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है, तो ग्लूकेगोन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अल्फा से ग्लूकेगोन, बीटा से इंसुलिन और गामा से आपके सोमेटोस्टेटिन नाम का। ठीक है, अब इसके अंदर अगर बात करें तो अग्नाशय के अलावा अन्य जो मिश्रित ग्रंथियां हैं, अंडाशय है, अंडाशय जो महिलाओं में पाया जाता है, वृषण जो है, वृषण मनुष्य में पाया जाता है, और वृक्क यानी किडनी। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करते हैं। आगे चलते हैं, अब हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स जो है, देखिए सबसे पहले इसके अंदर ये सारी डिटेल से बता रहा हूँ, हार्मोन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। अगर तुम बोलो कि सर हार्मोन ऐसे तो मैं ले लूँ, इकट्ठा कर लूँ, तो इससे नहीं है, इससे कोई ऊर्जा हमें नहीं मिलती, कोई शक्ति नहीं मिलती है शरीर को। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो ये हो गया। अधिकांश हार्मोन ग्रंथियों से निष्क्रिय अवस्था में निकलते हैं, इन्हें प्रोन हार्मोन्स भी कहते हैं। यानी कि जब भी ग्रंथियों से कोई भी हार्मोन निकलेगा तो मैक्सिमम की बात कर रहा है कि मैक्सिमम जो है निष्क्रिय अवस्था। निष्क्रिय अवस्था यानी कि जैसे आप सो रहे हैं, आप एक्टिवेट ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो ऐसी अवस्था कहलाती है निष्क्रिय अवस्था। जो अधिकतर हार्मोन निकलते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में निकलते हैं और ये क्या कहलाते हैं, प्रोन हार्मोन्स भी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोन हार्मोन्स भी कहलाते हैं। ये अब देखो हार्मोन का मेन कार्य क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में शारीरिक वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं का कार्य करता है। शरीर की वृद्धि, उपापचयी क्रिया, आप बोलेंगे सर उपापचयी क्रिया क्या है, हमारे शरीर की वृद्धि, विकास करना, जनन क्षमता, जनन अंगों का विकास करना, शरीर का विकास, ये सारे जो क्रियाएं होती है ये क्रियाएं कहलाती उपापचयी क्रियाएं। तो हमारे शरीर में जो शारीरिक वृद्धि उपापचयी क्रियाएं हैं, इनका कार्य भी कौन है, हार्मोन है। बहुत बड़ा इसकी हार्मोन ही जिम्मेदार है इन सभी के लिए, विकास के लिए। और देखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सर्वप्रथम सिक्रेटिन नाम के हार्मोन की खोज की गई थी। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम सिक्रेटिन नाम के हार्मोन की खोज की गई थी और ये डुडेनम की दीवारों पर एस कोशिकाएं थी, उसके ऊपर ये हार्मोन पाया गया था। आप बोलेंगे सर डुडेनम, हमने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा था, छोटी आंत का पहला भाग था ग्रहणी, उस ग्रहणी को बोलते हैं डुडेनम। तो ग्रहणी के अंदर जो दीवार है उसके ऊपर एस कोशिकाएं थी, एस सेल थी, वहां पर ये हार्मोन पाया गया था। कौन सा, सिक्रेटिन नाम का हार्मोन। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर अगर बात करें कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की, तो खोज के बारे में यहाँ पे स्टर्लिंग और बेसिल नाम का, बेलिस है ना, स्टर्लिंग और बेलिस, ये दोनों ने मिलकर क्या है कि सर्वप्रथम इस सिक्रेटिन नाम के हार्मोन की खोज करी। नाम याद रखना है आपको, स्टर्लिंग और बेलिस। किसकी, कौन से हार्मोन की, सिक्रेटिन। कहाँ पर करी, डुडेनिम यानी ग्रहणी की दीवारों पर। कौन सी कोशिकाओं के वहाँ, एस कोशिकाएं, एस सेल के वहाँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अब चलते हम एक एक ग्रंथियों की ओर। अब हम पीयूष भाई साहब की ओर चलेंगे, यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। देखिए पीयूष ग्रंथि जो हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे वाले भाग में रहती है। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर उसकी पोजीशन दे रखी है, किस प्रकार से पीयूष ग्रंथि रहती है। अब पीयूष ग्रंथि की यहाँ पर आप देखेंगे तो हाइपोथैलेमस के नीचे जिस भाग से लटकी हुई रहती है इसे इपुंडिबुलम बोलते हैं।
ठीक है दोस्तों, इपुंडीबुलम। और इसके जो पीयूष ग्रंथि के बाहर जो एक अस्थि होती है, उस अस्थि का नाम क्या है? स्पिनोइड, है ना, स्पिनोइड अस्थि है। उस अस्थि ये किसके बाहर रहती है? पीयूष ग्रंथि के बाहर रहती है। और इस पीयूष ग्रंथि को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। अग्रपाली आपको आगे आगे दिख रही है, मध्यपाली बीच में दिख रही है, और ये वाला भाग कौन सा है? ये यहाँ पर पश्चपाली। अब अगर इसकी मैं बात करूँ ओवरव्यू, देखिए यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि पीयूष ग्रंथि को जब हम पढ़ेंगे तो क्या क्या उसके अंदर देख के चलना है हमें। यहाँ पर अग्रपाली के अंदर देखें तो इस प्रकार के इतने सारे हार्मोन निकलते हैं अग्रपाली से, ये सारे जितने भी हार्मोन है, मध्यपाली से ये और पश्चपाली से ये इस प्रकार के हार्मोन। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जितने भी प्रकार के हार्मोन्स हैं इसके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले। तो सबसे पहले अग्रपाली पढ़ेंगे, मध्यपाली फिर पढ़ेंगे और पश्चपाली, ताकि आपके इस ये पीयूष ग्रंथि से एक भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। गलत छोड़ो, कोई भी प्रश्न इससे बाहर आएगा ही नहीं इस लेक्चर से, ये मेरी गारंटी। ठीक है दोस्तों, तो आप पूरे ध्यान से पढ़े। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अग्रपाली के बारे में। तो यहाँ पर अग्रपाली जो ये भाग है, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर STH, यानी कि सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। अब ये सोमेटोट्रोफिक हार्मोन बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में जो शरीर का विकास करता है, जैसे हम बड़े हो रहे हैं, कोई बोना रह रहा है, सिर्फ इसी के लिए जिम्मेदार है। बस सोमेटोट्रोफिक नाम आते ही समझ जाना, कोई भी बोना होगा या बहुत लंबा होगा तो ये शरीर के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? सोमेटोट्रोफिक। तो इसीलिए कोई बोना व्यक्ति है तो ये ना सोचे कि भाई कि मैं बोना रह गया यार, वो बड़ा है मेरे से, तो उसके भाई साहब जो ये वाले रोज जो सोमेटोट्रोफिक हार्मोन को बोला करो, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भाई साहब प्लीज़ तुम ज़्यादा बढ़ जाओ मेरे अंदर। अगर तुम बढ़ोगे, तुम बाहर आओगे, तब जाकर के मैं जो है दुनिया से बाहर आऊँगा, यानी मैं खुद लंबा होऊंगा। तो बोने व्यक्ति जो है किससे प्रार्थना करे? भगवान के साथ साथ सोमेटोट्रोफिक से भी प्रार्थना करे कि सोमेटोट्रोपिक प्लीज अब तो जो है आप बाहर आइए और हमें जो है बढ़ाइए। और जो लंबे हैं बेचारे, बहुत सांड की तरह हो जाते हैं, बहुत चौड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, ये भाई साहब उनमें ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं सोमेटोट्रोफिक। ये भाई साहब जो है बड़े फले फूले रहते हैं उनके शरीर में, उनके शरीर का जो क्या है विकास कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये शारीरिक वृद्धि के लिए प्रेरित करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। इसकी कमी से अगर मान लीजिए इस हार्मोन की कमी है तो क्या है? व्यक्ति बोना होगा, और बोने को व्यक्ति को क्या कहते हैं? मिजेट्स। ध्यान रखना है, मिजेट्स कहते हैं। और इस बोनेपन को कहते हैं इटीलियोसिस। इटीलियोसिस कहते हैं, यानी कि बोना व्यक्तित्व कहलाएगा मिजेट्स, और इटीलियोसिस किससे कहलाएगा? बोनेपन। यानी बोनापन क्या कहलाएगा? इटीलियोसिस। अब अधिकता से, अब कमी से तो बोनापन हो गया, अधिकता से क्या होगा? भीम कायता। नाम से स्पष्ट है, भीम यानी भीम की तरह लंबा चौड़ा सांड की तरह हो जाएगा, भीम कायता, अधिकायता। ठीक है दोस्तों, और कुबड़ का विकास जो होता है इस अवस्था में, ये क्या कहलाता है? काइफोसिस कहलाता है। अब कुबड़ का विकास कैसे होता है? यानी कि इसमें अंगों की वृद्धि होगी। अब मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, अब इसका यहाँ से शरीर देखिए, यहाँ से लेकर के मेरुदंड यहाँ तक की होगा, यहाँ तक। अब होता क्या है कि इस यहाँ पर मेरुदंड के अंदर ऐसे विकास होने लगता है, जगह इतनी सी, अब विकास होगा तो क्या होगा? विकास होगा तो इस प्रकार से मुड़ जाएगा। इसलिए कोई भी आदमी जो ऐसे चलता है उसके कुबड़ हो जाती है पीछे की ओर। क्यों? रीढ़ की हड्डी, अब उसके अंदर जगह इतनी सी है, लेकिन अब ये बढ़ रहा है तो क्या है कि वो बढ़ रहा है, जगह इतनी सी, तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा बेचारा, तब जाके तो उस जगह में रह पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा पेन की नली है, उसको आप दबा करके देखेंगे तो क्या है, बेचारी अब जगह में इतने से में रहना तो इधर उधर हो जाएगी। बस सेम टू सेम वाली चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सोमेटोट्रोफिक जो है आपका, ये आपके बोनेपन और आपके लंबाई के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, जो भी आप एड वेड देखते हैं उसके अंदर, एड के अंदर वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं ना कि आप बोनापन अपना दूर कीजिए, तो भाई साहब उनके जो वैज्ञानिक होते हैं इसी चीज़ पर क्या काम करते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन उत्सर्जित करवाने के लिए ही वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट निकालते हैं जिससे कुछ ना कुछ ये क्या करें, यहाँ पे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बाहर आए और शरीर का विकास करें। का दूसरा भाग है यहाँ पर अग्रपाली का दूसरा भाग है TSH, यानी थायराइड प्रेरक हार्मोन। नाम में ही सब कुछ है, थायराइड प्रेरक हार्मोन, यानी कि थायराइड ग्रंथि में जो हार्मोन होगा उसको बाहर निकलने के लिए बोलेगा। थायराइड ग्रंथि को ये बोलेगा, TSH बोलेगा कि थायराइड ग्रंथि हार्मोन को बाहर निकाल के ला। तो थायराइड ग्रंथि को जो हार्मोन है उसको उत्प्रेरित करने का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पर? TSH, यानी थायराइड प्रेरक हार्मोन। T का मतलब थायराइड, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रेरक। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ACTH, एड्रिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, नाम ही स्पष्ट है। एड्रिनो का मतलब है कि एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स वाले भाग से हार्मोन को क्या स्रावित करने के लिए प्रेरक करता है, प्रेरित करता है इसको, है ना, कॉर्टेक्स वाले भाग से। तो एड्रिनल ग्रंथि, नाम में ए आ रहा है तो ए से समझ जाना, एड्रिनो यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। आगे टी आ रहा है थायराइड, यानी कि थायराइड ग्रंथि। बहुत ही सिंपल है। अग्रपाली के अंदर यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि गोनेडोट्रोफिक हार्मोन,
यहाँ पर इसको बोलते हैं GTH, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। अब इसके अंदर भी दो होते हैं, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखिए दोनों जो है नर और मादा में दोनों की ही भूमिका अलग अलग है। यानी कि अगर फॉलिकल की बात करें, फॉलिकल यहाँ पर FSH की बात करें तो मादा के अंदर क्या करता है, फॉलिकल्स निर्माण का कार्य करता है। फॉलिकल्स निर्माण का कार्य कौन करेगा, FSH करेगा, ध्यान रखना हमेशा। और ये फॉलिकल्स निर्माण से क्या होता है कि एस्ट्रोजन का स्रवण होता है ना। ये नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ने वाले, सिर्फ आपको अभी यहाँ पर इनके नाम याद रखने। ठीक है दोस्तों, फॉलिकल्स निर्माण जो है किसकी वजह से होता है, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन की वजह से। और ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन का स्रवण करते हैं बाहर की ओर। ठीक है दोस्तों, नर के अंदर जो है शुक्राणु निर्माण यानी स्पर्म का जो निर्माण होता है, स्पर्म मैन्युफैक्चर होते हैं या बनते हैं अंदर की ओर, वो किसके कारण बनते हैं, यहाँ पर ये फॉलिकल प्रेरक हार्मोन्स के कारण। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे अगर बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो मादा के अंदर ये जो है प्रोजेस्टेरोन का स्रवण करते हैं। और यहाँ पर अगर नर की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का स्रवण करते हैं। आप बोलेंगे सर याद नहीं रहेगा, तो नर यानी आदमी जो है टेस्ट मैच खेलता है अधिकतर क्रिकेट के अंदर टेस्ट, तो टेस्ट से याद रखना टेस्टोस्टेरोन जो है किसका यहाँ पर स्रवण जो है नर के अंदर होता है। महिला के अंदर जो है प्रोजेस्टेरोन का स्रवण होता है। इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना। अग्रपाली का लास्ट एक और पॉइंट बचा हुआ है, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है कि ये मादा के अंदर जो कॉर्पस प्लूटियम जो है उसका विकास करता है। अब कॉर्पस प्लूटियम क्या करेगा, उसके अंदर से ही आपके प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन का स्रवण होगा। तो सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन का स्रवण होने के लिए आपको ये कॉर्पस प्लूटियम का बनना बहुत ही जरूरी है। और इसके विकास के लिए यहाँ पर कौन सा हार्मोन्स होता है, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। ये हमेशा ध्यान रखना है। इस ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन को यहाँ पर क्या कहते हैं, मातृत्व हार्मोन भी कहते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। मातृत्व हार्मोन जो है किससे कहा जाता है, तो ल्यूटोट्रोपिक। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि गर्भावस्था हमारे पूर्ण होने के बाद जो दूध का संश्लेषण और दूध स्रवण, ये दोनों का कार्य कौन करता है, यहाँ पर ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन ही करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए मैं यहीं पर इस क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर ये जो हमारी पीयूष ग्रंथि, इसमें मध्यपाली और यहाँ पर पश्चपाली की जितनी भी ग्रंथियाँ इसके अंदर, उसकी हम बात करने वाले, यानी इस ग्रंथि के अंदर से जितने भी हार्मोन्स निकलने वाले उनकी बात करने वाले। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।